नमस्कार, वेलकम टू माइंड स्कूप एजुकेशन। मैं हूं नरवीर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई टॉपिक को। टॉपिक का नाम है एनर्जी। क्या जरूरत होती है एनर्जी की? हम जो भी अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते हैं, चलते फिरते हैं या कोई वस्तु को उठाते हैं, हमें किसकी जरूरत होती है? हमें जरूरत होती है एनर्जी की। अब ये एनर्जी आती कहां से है? तो ये एनर्जी आती है भोजन से, क्योंकि भोजन में डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा या फैट। तो ये केमिकल कंपाउंड्स जब ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, तो केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अगर कोई वस्तु को उठाना है, हमें लिफ्ट करना है, तो हमें चाहिए मस्कुलर एनर्जी। तो ये केमिकल एनर्जी मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट होगी। हमें दौड़ना है तो ये केमिकल एनर्जी मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जब हमने दौड़ना स्टार्ट किया तो ये मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज होती है। कभी भी एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं एनर्जी की डेफिनेशन के साथ कि फिजिक्स में एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता होती है, वो एनर्जी होती है। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो आप और आपका मित्र, दो व्यक्ति हैं। आपके मित्र ने कहा कि मैं 12 पुशअप्स लगा सकता हूं, पुशअप्स। आपने कहा कि मैं 15 पुशअप्स लगा सकता हूं। ये आपकी क्या है? कैपेसिटी है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो आपकी कैपेसिटी है, आपकी एबिलिटी है कि आप 15 पुशअप्स लगा सकते हैं। आपका दोस्त की कैपेसिटी है कि वो 12 पुशअप्स लगा सकते हैं। अब इसको एक रूप में और डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, यानी एक वस्तु की मैक्सिमम कैपेसिटी, अधिकतम कैपेसिटी क्या होगी उस काम को करने की। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको मैंने पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम बताना है कितने घंटे। तो आप कहेंगे सर मैं मैक्सिमम 4 घंटे पढ़ सकता हूं। तो आपका 4 घंटे है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी है, एबिलिटी है, यानी आप में इतनी एनर्जी है कि आप उस काम को केवल कितने घंटे कर सकते हैं? 4 घंटे कर सकते हैं। तो वो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी आपकी, वो भी क्या होती है? एनर्जी होती है। अब एनर्जी को मेजर किस में किया जाता है? तो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होती है। जो वर्क की यूनिट होती है जूल, वही इसकी यूनिट होती है। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? इसका सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ERG। ये सीजीएस यूनिट है। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 1 जूल होता है वो कितने अर्ग के बराबर होता है? वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? तो ये यूनिट है
एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, और एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या कंपैरिजन है कि 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये यूनिट है किसकी? एनर्जी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, आप देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा होती है थर्मल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा होती है केमिकल एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा होती है साउंड एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा होती है मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इनके अलावा भी एनर्जी है, सोलर एनर्जी हुई, लाइट एनर्जी हुई। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मगर हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ हम देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा हम इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो डिफरेंट एनर्जी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं, पहला है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। आप देख सकते हैं गाड़ी चल रही है, पंखा घूम रहा है, आप देख सकते हैं पानी बह रहा है, फ्लो कर रहा है, और आप देख सकते हैं ये जो बॉल है, बैलून है, ये मूव कर रहा है, मोशन में है। और ये जो आप कह सकते हैं एरोप्लेन है, ये भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मोशन में है। एथलीट है, स्प्रिंटर, जो हम कह सकते हैं ये एथलीट भी क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो ये सारे क्या है? मोशन में है। तो मोशन के ही एग्जाम्पल हैं। कहने का मतलब क्या है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? ऐसी एनर्जी जो मोशन के कारण क्रिएट होती है। एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन। गति के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है, गति के कारण जो एनर्जी बनती है, प्रोड्यूस होती है, वो हमें क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो बात समझ में आ गई होगी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है जो डिफाइन करता है कि काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार से मास और वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होती है। मास का मतलब है द्रव्यमान पर, और वेलोसिटी का मतलब है वेग पर निर्भर करती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। आप देखिए m है मास, मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान, मास को बोलते हैं द्रव्यमान। v है वेलोसिटी, v है वेलोसिटी, वेलोसिटी को बोलते हैं हम वेग। यानी अगर किसी वस्तु की बात करें या किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो अगर मास बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डेफिनेट बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्योंकि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है मास, द्रव्यमान। दूसरा फैक्टर क्या है? वेलोसिटी, वेग। इन दोनों फैक्टर्स पर अब इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई होगी काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि ये मास पर और वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो पोजीशन के कारण क्रिएट होती है, या हम कह सकते हैं शेप के कारण क्रिएट होती है। ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऐसी ऊर्जा जो स्थिति के कारण उत्पन्न हो और आकार के कारण उत्पन्न होती है, उस प्रकार की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कहने का मतलब क्या है? जो पोजीशन के कारण प्रोडक्शन होता है, जिसका जो पोजीशन के कारण बने या शेप के कारण। बात समझ में आ गई? अब पोजीशन मतलब स्थिति के कारण और शेप का मतलब आकार के कारण। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं।
मान लो पेड़ पर फल लगे हुए हैं, तो ये एक पर्टिकुलर हाइट पर है। मान लो एग्जाम्पल के रूप में इस वस्तु को यहां पर रख दिया गया, तो ये एक पर्टिकुलर हाइट पर हो गई। तो हाइट के कारण इस पर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। मगर पोटेंशियल भी कौन सी होगी? इस पर अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वस्तु नीचे गिर सकती है। अब यहां से छोड़ दिया गया, ये वस्तु नीचे गिरेगी। अब जब ये नीचे गिरेगी, इट मींस कोई पर्टिकुलर हाइट दी गई। अगर कोई पर्टिकुलर हाइट है तो वहां पर जो एनर्जी होगी, एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, मगर पोटेंशियल एनर्जी का भी एक टाइप होगा जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आ गई होगी। मान लो कोई भी पुस्तक है, बुक है, उसको हम शेल्फ पर रख देते हैं, अलमीरा में रख देते हैं। तो अलमीरा में या शेल्फ में रखेंगे तो यहां देखो ये एक पर्टिकुलर हाइट पर है, तो यहां से अगर ये गिरेंगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग नीचे गिरेंगी। तो ये इस हाइट के कारण जो एनर्जी क्रिएट हुई है यहां पर, वो पोटेंशियल एनर्जी है। मगर पोटेंशियल एनर्जी में भी कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना। अगली बात कर लेते हैं। आप स्विमिंग पूल में देखते हैं पानी क्या होता है? बिल्कुल स्थिर होता है। तो उस पानी में कौन सी ऊर्जा है? पोटेंशियल एनर्जी है, पोजीशन के कारण बनी है वो एनर्जी। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। आपने बो देखा है, धनुष देखा है। धनुष पर जब तीर लगाया जाता है तो आप स्ट्रेच करते हैं उसको, तो स्ट्रेच के कारण एनर्जी क्रिएट होती है। इस स्ट्रेच के कारण जो एनर्जी बनी है, खिंचाव के कारण जो एनर्जी क्रिएट हुई है, वो एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी है। मगर पोटेंशियल में भी एक और एनर्जी होती है जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब अगर मान लो यहां तक ये स्ट्रेच किया गया, बात को समझना ध्यान से, इसको ये स्ट्रेच करता है, ये स्ट्रेच कर रखा है इसने यहां से, तो ये जो स्ट्रेच है इसके कारण जो एनर्जी क्रिएट हुई है, जो एनर्जी है इसमें, वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। जो ही ये छोड़ेगा इसको, ये अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगी, दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नेक्स्ट बात करते हैं, स्प्रिंग की बात करते हैं। जब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो ये इस रूप में आ जाती है। तो कंप्रेस के कारण, यानी कंप्रेस के कारण ये स्प्रिंग में एनर्जी क्रिएट हुई, वो एनर्जी भी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? कंप्रेस के कारण हो चाहे स्ट्रेच के कारण, एनर्जी क्रिएट होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी कैपेसिटी है कि जब इस पर फोर्स हटा दिया जाएगा तो ये अपनी पोजीशन में दोबारा आ सकती है। तो इसका मतलब कंप्रेस के कारण इसमें कौन सी एनर्जी क्रिएट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई, और वो भी कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। आप कॉम को देखो, कंघे को। हम हेयर के साथ जब कॉम मिलता है, यानी जब हम कंघी करते हैं बालों में, तो कंघी में फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन होते हैं। जब इस कंघी को हम किसी छोटे छोटे पीस होते, चाहिए वो डस्ट पार्टिकल हो आप कह दो, या पेपर के कोई पीस हो, उनके पास ले जाते हैं तो वो चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उन पर डिफरेंट चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण, यानी जो चार्जेज के कारण जो एनर्जी क्रिएट होगी, वो एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिति ऊर्जा के नाम से जाना जाता है।
तो बात समझ में आ गई होगी, ये डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, थोड़ा ध्यान से समझना। आपको इनके बारे में बता चुका हूं मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज के कारण प्रोड्यूस होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कंप्रेस के कारण, यानी कोई भी स्प्रिंग हुई उसको कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, उनके कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मगर हम पढ़ने वाले हैं किसको डिटेल से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझे ध्यान से। ये कोई मास बॉडी है, इस मास बॉडी को उठाकर यहां पर लेके गए, यहां पर ले गए, कितनी हाइट पर, h हाइट पर लेके गए। कोई भी मास बॉडी को हम h हाइट पर लेके गए तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, वो भी कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, कितना क्रिएट होगा। तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, फिर दोबारा से कह देता हूं। मास कितना है, ग्रेविटी कितनी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट कितनी हाइट पर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। m है मास, ध्यान से समझते जाना, द्रव्यमान। h है हाइट, h है हाइट, ऊंचाई। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। जिसकी वैल्यू सरफेस की बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अर्थ के सरफेस की बात करते हैं। तो ये बात है किसकी, स्थितिज ऊर्जा। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है मास कितना है बॉडी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, और कितनी हाइट पर प्रेजेंट है। इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, उसको हम इसके एंड में डिस्कस करने वाले हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जोड़ दें, यानी स्थितिज ऊर्जा में हम क्या जोड़ दें, गतिज ऊर्जा को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो कौन सी एनर्जी बनती है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल बता देता हूं। मान लो इस पेड़ की बात करें, इस पेड़ पर यह फल लगा हुआ है, इस फल की यहां से यहां तक की ये मैक्सिमम हाइट है, ये हाइट है मान लो h, इस पेड़ की। अब ये हाइट h है, बात को समझते जाना, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो यहां पर जब लगा हुआ है ये, तो इस पर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। जिस जहां पर मान लो एग्जांपल, इसको यहां पर रखा मैंने, अब यहां पर रखा तो यहां पर इसकी हाइट क्या है, मैक्सिमम, यहां तक। ऐसा भी हो सकता है इससे ऊपर भी लेके जा सकते हैं, मगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर लगा हुआ है, ये फल अब यहां पर ये लगा हुआ है, तो इसके लिए ये हाइट क्या है, इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो आप बताएं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी इसके लिए। तो यहां पर अगर लगा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। जब ये यहां से टूटेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, तो सरफेस ग्राउंड से जस्ट पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ग्राउंड से टच होने से जस्ट पहले की बात है, काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इन दोनों फैक्टर्स पर, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा।
तो चलिए नेक्स्ट एनर्जी कौन कौन सी है उनको और देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। देखिए भाई, उष्मा ऊर्जा थर्मल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो हीट के कारण यानी टेम्परेचर के कारण क्रिएट होती है। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू टेम्परेचर और हीट। अब बात कर लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी गई, किस में चेंज हो गई? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, इसने क्या की? कंज्यूम की, उसको कन्वर्ट किस में किया? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम उष्मा ऊर्जा में कह सकते हैं या हीट एनर्जी में चेंज हो सकते हैं। इसकी बात करें, जब इसको भाई चाय की बात की जाती है तो चाय गर्म होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी होती है। जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीटर की बात करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तब हीट एनर्जी यही तो है जो टेम्परेचर के कारण क्रिएट होती है। जब हीटर को कुछ समय के लिए क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाएगी, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि एनर्जी जो किसके कारण प्रोड्यूस होती है? हीट के कारण प्रोड्यूस होती है। जैसे स्टीम इंजन की बात करते हैं, स्टीम इंजन में भी क्या होती है? हीट एनर्जी का यूज किया जाता है, और वो हीट एनर्जी फिर क्या होती है? चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगली बात, ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वेव्स, और किसके कारण प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन। ऐसी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है किसके कारण? वेव्स के कारण और वाइब्रेशन के कारण। जैसे मान लो हम ताली बजाते हैं तो एनर्जी जो क्रिएट होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? साउंड एनर्जी। गिटार बजाते हैं, कौन सी एनर्जी क्रिएट होती है? साउंड एनर्जी। किसके कारण? वेव्स के कारण, वाइब्रेशन के कारण। ड्रम बजाते हैं तो ड्रम से भी कौन सी एनर्जी क्रिएट होती है? हम कह सकते हैं साउंड एनर्जी क्रिएट होती है। स्पीकर बजता है तो स्पीकर की आवाज से क्या होती है? साउंड एनर्जी, यानी वेव्स मूव करती हैं, वाइब्रेशन करती है, तो वहां भी कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? साउंड एनर्जी। आपने देखा होगा आसमान से जब बिजली गिरती है तो एक साउंड क्रिएट होती है, वहां भी कौन सी एनर्जी क्रिएट होती है? साउंड एनर्जी बनती है। तो जो एनर्जी वेव्स के कारण प्रोड्यूस होती है, या हम कह सकते हैं वाइब्रेशन के कारण क्रिएट होती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? साउंड एनर्जी कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, यानी ऐसी ऊर्जा केमिकल रिएक्शंस और ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड, जो रासायनिक अणुओं के टूटने से और रासायनिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है, वो एनर्जी कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। जैसे हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो फूड में डिफरेंट टाइप के फैट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हम कह सकते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो वो सारी क्या है? केमिकल एनर्जी है। वही बात करते हैं बैटरी के सेल की, तो उनमें भी कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है? केमिकल एनर्जी। किसी में जिंक, कार्बन प्रेजेंट होता है, या डिफरेंट और केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं फ्यूल की, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, सीएनजी हुआ, वो क्या होती है? केमिकल एनर्जी के रूप में ली जाती है। ये सारी क्या है? केमिकल एनर्जी है।
बात करते हैं क्रैकर्स, दीपावली की बात की जाए तो वहां क्रैकर्स का यूज करते हैं। तो क्रैकर्स में भी कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। और वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में। साउंड भी क्रिएट होते हैं, फिर हीट भी प्रोड्यूस होती है, और इसके अलावा लाइट भी प्रोड्यूस होती है जब क्रैकर्स जलाए जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट एनर्जी की तरफ। नेक्स्ट एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण यानी चार्जेज के फ्लो के कारण प्रोड्यूस होती है, आवेशों के फ्लो के कारण यानी प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। एग्जांपल के साथ, जैसे मान लो सोलर एनर्जी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये डिफरेंट एप्लियंस है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत होती है। भाई इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए इसको भी। फ्रिज है, उसको भी इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। एसी है, इसको भी इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब को भी क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। मगर ये सोलर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में चेंज होती है। बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या। अब बात आती है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कहने का मतलब क्या है? एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है यानी बदल सकती है। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है, कौन सी एनर्जी लेता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा बनाएगा। और ज्यादा देर तक जला रह गया तो उसमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है, उष्मा ऊर्जा भी बन जाती है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के रूप में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये ना तो क्रिएट हो सकती ना डिस्ट्रॉय हो सकती। वही बात मैंने चैप्टर को शुरू किया था तभी बताई थी कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के रूप में क्या होती है? चेंज होती है। तो चलिए इनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या है जिसमें एनर्जी चेंज होती है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। पानी का एग्जांपल लेते हैं। आप देखें, अगर पानी डैम बना दिया जाए और पानी को क्या कर दिया जाए? स्टोर कर लिया जाए। डैम के पीछे पानी को क्या कर लिया हमने? स्टोर कर लिया। जब डैम में पानी को क्या कर लिया हमने? स्टोर कर लिया, तो इसमें कौन सी एनर्जी है? इसमें है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है। अब इस डैम से पानी को छोड़ दिया गया, अब पानी छोड़ दिया, अब कौन सी ऊर्जा? अब पानी क्या हो गया? छोड़ दिया, और ये क्या करने लग गया? पानी बहने लग गया। देखो पानी बह रहा है। अब जब ये पानी बहने लग गया तो अब इसमें कौन सी ऊर्जा है? अब बताओ इसमें कौन सी ऊर्जा है? अब ये पानी बह रहा है, इसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है। बात समझ में आ रही होगी। इसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी है, इसमें बात को समझते जाना, इसमें काइनेटिक एनर्जी, तो जब ये टरबाइंस में से पास होती है, जो टरबाइंस क्या करते हैं? घूमते हैं। जब टरबाइंस घूमेंगे तो इसके कारण क्या बनती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसे हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा।
यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी। बात को समझते जाना। भाई पानी जब स्टोर था डैम में तो कौन सी एनर्जी थी? उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। जब पानी बहना शुरू हो गया, डैम को खोल दिया गया और पानी बहना शुरू हो गया तो उसमें कौन सी एनर्जी क्रिएट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। और जब ये काइनेटिक एनर्जी पास होगी टर्बाइंस में से, जब टर्बाइंस में से पास होगी और जनरेट होगी क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा बन गई। जब ये विद्युत ऊर्जा इसको दी जाएगी, इलेक्ट्रिक बल्ब को दी जाएगी, तो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदल देगा? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को बदल देगा लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा बना देगा। क्या बना देगा? प्रकाश ऊर्जा। ध्यान रखना हमेशा, कौन सी एनर्जी बना देगा? प्रकाश ऊर्जा बना देगा। अब बात की जाए, ये एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको मिल जाए प्रेस को, तो किस में चेंज हो जाएगी? ये हीट एनर्जी में बदल देगा। हीट एनर्जी, जिसे हम उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। उष्मीय ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये एक प्रोसेस होता है जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी एक दूसरे में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे मान लो बात की जाए, अब पानी को गर्म किया गया तो उसमें कौन सी एनर्जी? पानी को गर्म करने से कौन सी एनर्जी बन गई? हीट एनर्जी बन गई, इसमें उष्मा ऊर्जा बन गई। तो बात समझ में आ गई होगी कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी, देखो पहले थी पोटेंशियल एनर्जी, फिर चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फिर चेंज हुई टर्बाइंस के थ्रू, इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गई। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसमें दिया गया तो लाइट एनर्जी में बदल दी। अब लाइट एनर्जी, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी इसे मिली तो ये किस में बदल दिया? हीट एनर्जी में। जब पानी को गर्म किया गया तो कौन सी एनर्जी थी? हीट एनर्जी। तो ये एक प्रोसेस होता है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज होती है। कुछ और इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। आप देखें, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एग्जांपल देखें, आप देखो रबड़ है, यहां पर कौन है? यहां पर स्प्रिंग है। हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, या हम इलास्टिक रबर है उसको क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। तो वहां पर, यहां दोनों जगह पर हमें कौन सी एनर्जी दी जाती है? इसको मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी, पेशी ऊर्जा देगी जाए। और ये मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट किस में होगी? बात को समझना ध्यान से। मैंने बताया था इसका एग्जांपल कि कंप्रेस किया जाए या स्ट्रेच किया जाए, एनर्जी कौन सी बनेगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में भी मैंने बताया था कौन सी एनर्जी बनेगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मैंने पी लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी, यानी प्रत्यास्थ, हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा बनेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, दोनों में चाहे स्ट्रेच किया जाता है चाहे कंप्रेस किया जाता है, कि मस्कुलर एनर्जी किस में बदलेगी? इलास्टिक पोटेंशियल में। क्योंकि हम कंप्रेस ऐसे करेंगे, अपनी मसल्स लगेगी, मसल्स की एनर्जी लगेगी, और जब मसल्स की एनर्जी लगेगी या हम स्ट्रेच करते हैं इसको, तो स्ट्रेच करेंगे तब भी मसल्स की एनर्जी लगेगी। वो मसल्स की एनर्जी किस में चेंज होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। चलो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिक हीटर। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी इसको बोलते हैं विद्युतीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, और ये विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगी? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, जिसे हम उष्मीय ऊर्जा कहते हैं या उष्मा ऊर्जा बोलते हैं। यानी इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में। तो कुछ पोर्शन आपने देखा होगा थोड़ी लाइट भी रहती है इसमें, तो हम कह सकते हैं इसका कुछ पोर्शन होता है इस एनर्जी का, वो कन्वर्ट हो जाता है लाइट एनर्जी के रूप में भी, प्रकाश ऊर्जा के रूप में। तो बात समझ में आ गई होगी आपको।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आप देखते हैं माइक्रोफोन। आप माइक्रोफोन को देखें, ये माइक्रोफोन है। अब माइक्रोफोन कौन सी ऊर्जा को किस में बदलेगा? माइक्रोफोन को हम देते हैं साउंड एनर्जी, हम बोलते हैं तो साउंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि ऊर्जा। अब इस ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलेगा? ध्यान रखना, किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी विद्युतीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा। इसमें बदलने का काम कौन करता है? ये माइक्रोफोन करता है, कि माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में बदलने का काम करता है। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कौन लेके जाएगा? स्पीकर। तो चलो स्पीकर की भी बात कर लेते हैं। देखो स्पीकर क्या करते हैं, कौन सी एनर्जी को किस में बदलेंगे? स्पीकर करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी लेंगे। कौन सी एनर्जी लेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं, विद्युतीय ऊर्जा, ऊर्जा लेते हैं और इसको कन्वर्ट किस में करते हैं? साउंड एनर्जी में। किस में बदलते हैं? साउंड एनर्जी, यानी जिसे हम ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ध्वनि ऊर्जा। यानी स्पीकर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं और उसको साउंड एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की। नेक्स्ट है पेड़ दिया गया है। मान लो पेड़ की बात करें तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा लेता है ये, और कौन सी ऊर्जा को रिलीज करता है? अब बात कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस जहां भी होगा तो सोलर एनर्जी का यूज करता है। किसकी एनर्जी का? सोलर, सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा का यूज करेगा। और सौर ऊर्जा को किस में बदलने का काम करता है? केमिकल में, रासायनिक में। CO2 बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, तो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में बदलेगी, जिसे हम रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। रासायनिक ऊर्जा। बात समझ में आ गई होगी। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी तो लेता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। वो कौन करता है? फोटोसिंथेसिस में पेड़ करता है, प्लांट्स करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस करते हैं, तब जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, तब ये प्रोसेस में, उस प्रोसेस में ये सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जनरेटर, डायनमो। जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में सबसे पहले क्या डाला जाता है? फ्यूल। तो केमिकल एनर्जी होगी, ये तो होती है, केमिकल एनर्जी होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊर्जा। बात को समझो ध्यान से। अगर जब इसको मूव करवाएंगे तो ये किस में बदलेगा? मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा। कौन सी एनर्जी में? मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा। अब ये यांत्रिक ऊर्जा फिर चेंज होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जिसे हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। फिर दोबारा समझो, जनरेटर है, उसमें केमिकल्स होगा, फ्यूल होगा उसका, उसको केमिकल एनर्जी कहा है। वो फ्यूल केमिकल एनर्जी होगा, उस केमिकल एनर्जी को यहां पर क्या करवाएंगे? हम मूव करवाते हैं, तो वो उस केमिकल एनर्जी का यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा, और वो मैकेनिकल एनर्जी फिर किस में बदल जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, नाम ही इलेक्ट्रिक मोटर है तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगी, बिल्कुल यूज करेगी।
तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करेगी, विद्युत ऊर्जा यूज करेगी। किस में बदलेगी? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को किस में बदलने का काम करेगी? ये बदलेगी यांत्रिक ऊर्जा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करती है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। फैन है इलेक्ट्रिक फैन, तो इलेक्ट्रिक फैन क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को लेगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदलने का काम करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं आप, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में दोनों पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों शामिल होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? ये इलेक्ट्रिक फैन करता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। इससे रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट दे रखा है तो आप इस प्रकार से कोई भी इंस्ट्रूमेंट कौन सी एनर्जी को किस में बदलता है। अब क्रैकर्स की बात कर लेते हैं। क्रैकर्स में होता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यानी इसमें होती है रासायनिक ऊर्जा। अब ये रासायनिक ऊर्जा किस में बदलेगी भाई? अब ये रासायनिक ऊर्जा चेंज होती है अलग अलग में, साउंड क्रिएट होती है। क्रैकर्स जब जलाते हैं तो कुछ क्रैकर्स में साउंड भी क्रिएट होती है, तो मैं कहूंगा साउंड एनर्जी, जिसे हम ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं। कुछ क्रैकर्स में क्या होता है भाई? हीट प्रोड्यूस होता है हर क्रैकर्स में हीट, तो हीट एनर्जी होगी उसमें, उसमें ऊर्जा होगी, उष्मा ऊर्जा। क्रैकर्स में लाइट भी प्रोड्यूस होती है तो लाइट एनर्जी भी होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश ऊर्जा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि केमिकल एनर्जी साउंड में भी क्रिएट हो सकती है, कुछ पोर्शन साउंड में, कुछ हीट में, कुछ लाइट एनर्जी के रूप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं बात आगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। भाई आपको क्या दे रखा है? ए 10 किलोग्राम रॉक इज लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, वो भी ग्रेविटेशन। एक 10 किलोग्राम का पत्थर है, 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा बतानी है आपको, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको सारी चीज दे रखी है। आपको फॉर्मूला पता है? P इजिकल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। ये ध्यान रखना बस, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। मास दे रखा है, देखो ये दे रखा है 10 kg, तो 10 लिखो। जी की वैल्यू भी दे रखी है आपको, जी की वैल्यू क्या दे रखी? ये दे रखी 9.8, ये दे रखी 9.8। हाइट भी दे रखी है आपको 5 मीटर। बस केवल और केवल कैलकुलेशन करनी, 10 मल्टीप्लाई 9.8 का पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग जाएगा इंटू 5, 10 से 10 कैंसिल। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 40 हो जाएगा, ये 45 बनेगा, 4 जोड़ देंगे 49। इसका मतलब जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट तो जूल होती है, हम पढ़ के आए हैं अभी, जूल होती है। या कई जगह पर इसकी यूनिट और भी मिल जाती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाती है, तो वो भी यूनिट होती है इसकी। तो ये बात समझ में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, m भी दे रखा है, g भी दे रखा है, h भी दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन आनी चाहिए इसमें। आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन? एक कार विद ए मास, इसका भी मास दे रखा है 1500, ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है आपसे। एक कार है जिसका द्रव्यमान दे रखा है 1500 किलोग्राम है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, गतिज ऊर्जा बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी बता रखा है ना आपको, अभी डिस्कस करके आए हैं जस्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एम है मास, वी है वेलोसिटी। मास द्रव्यमान लिखो, वी की जगह वेलोसिटी वेग लिखो, तो 1/2
1/2। m मास कितना है 1500। v कितना है भाई 20 है, तो 20 का स्क्वायर करना है तो 20 मल्टीप्लाई 20 कर दो, 20 20 खेल दो 10 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, मैंने 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आया। अब जितने जीरो है ना वो लगा दो, 15 के साथ 2 जीरो है, 10 के साथ 1 जीरो, इसके साथ भी 1 जीरो, तो कितने जीरो हो गए 4 जीरो, 4 जीरो लगा दो। ये आपका आंसर हो गया। आंसर है जूल में, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका ही यूनिट होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो आगे और बढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ ए कार हैज मास 3000 किलोग्राम and its velocity increasing 5 times, then what will be effect on its kinetic energy? इफेक्ट पूछा है टाइम्स के रूप में। यदि एक कार का द्रव्यमान है 3000 किलोग्राम है, उसकी वेग है 5 गुना बढ़ा दी जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। करना कैसे है देखो, बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये जानते हैं। अब उसने कहा है चेंज क्या करना है वेलोसिटी, ना मास चेंज हुआ, मास चेंज कहीं भी नहीं दे रखा, उसने कहा था मास है 3000 किलोग्राम, इसका मतलब 3000 दे रखा है मास, तो वो जो पहले मास था उतना ही मास अब है, तो मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना हाफ में कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर की। बस यहां से उड़ा देंगे क्वेश्चन को, जल्दी से सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। कैसे? अब देखो कितना गुना बढ़ा, मान लो पहले वेलोसिटी थी 1, अब कितनी गुना हो गई 5 गुना हो गई, तो 5 यहां रख दो, v की जगह केवल 5 रख दो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 टाइम्स हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। तो आंसर दे रखा होगा कहीं, इंक्रीज हो जाएगा 25 टाइम्स, इंक्रीज हो जाएगा 25 टाइम्स, बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो आप जल्दी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।